तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया अलायंस ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। और यह दांव है जाति के आधार पर जनगणना का। जी हां, आपको अच्छी तरह से याद होगा, बीते कुछ महीनों से लगातार विपक्ष के तमाम नेता, जिसमें सबसे आगे राहुल गांधी हैं, पूरे देश भर में घूमकर ये कह रहे थे कि जाति के आधार पर जो है देश में कैलकुलेशन होना चाहिए, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता चले कि किस जाति का कितना प्रतिशत है। और देश में एक नारा दिया जा रहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी जिसका जितना वोट प्रतिशत है सत्ता में उसको उतना हिस्सा मिले, यह नारा दिया जा रहा था। और इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह पूरी एक जो पहल की थी, नीतीश कुमार इस मामले में जो सबसे आगे थे, उन्होंने अपने डिप्टी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में एक जाति के आधार पर एक सर्वे कराया था। तमाम जातियों का किसका कितना परसेंटेज है उसको निकालने के लिए एक सर्वे कराया था। और उस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। और इस रिपोर्ट के जारी करने के साथ ही 2024 के चुनाव से पहले ये जो जातिगत राजनीति का जो पेंडोरा बॉक्स था वो खुल गया है। और 2024 की राजनीति में ये क्या गुल खिलाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अब नरेंद्र मोदी के वोटर्स को, यानी हिंदुओं को जाति में तोड़ने की, जाति में विभक्त करने की कोशिशें 2024 के चुनाव से पहले खूब तेज हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की राजनीति में जातियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चाहे ना चाहे उन्हें जाति के आधार पर अपने कैंडिडेट्स देने पड़ते हैं। और आज भी यह माना जाता है कि दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर के अगर उत्तर भारत की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां पर जो है वोटर जब कभी वोट देने के लिए निकलता है तो भले ही वो घर से कुछ भी सोच कर जाए, लेकिन जब वो बाकायदा पोलिंग बूथ पर पहुंच जाता है और जब वो ईवीएम का बटन दबाने लगता है तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल अपने जाति के नेता का ही आता है और वो जाति के आधार पर ही वोट करता है। इसीलिए चाह कर भी भारत में जो राजनीति है वो जाति की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई है। और विपक्ष ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे को अपना ट्रम्प कार्ड 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाना चाहता है। लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, ये सोचा है आपने? दरअसल विपक्ष की रणनीति बड़ी साफ है। आपको अच्छी तरह से याद है, और आप अगर तमाम चुनाव का विश्लेषण करेंगे 2014 का, 2019 का, तो दरअसल नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो बड़ी जीत दिखाई दी 2014 में, 2019 में बहुमत के साथ जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि बीजेपी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हिंदू वोट है उसको कंसोलिडेट करने में कामयाब रही। और उसका एक बड़ा फैक्टर यह है कि जो एक तरफ बीजेपी जो है वो हिंदू वोटों को तो हमेशा ही से लेकर चलती रहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से क्या हुआ, जो ओबीसी वोट था, वो हिंदू जो वोट था उसके साथ ओबीसी वोट जो है जुड़ गया और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बना। बीजेपी इससे पहले, अगर आप ध्यान करें तो बीजेपी को इससे पहले अगड़ी जातियों, खास करके जो है बनियों की और ब्राह्मणों की, ठाकुरों की पार्टी के रूप में माना जाता था। इसलिए बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो 18%, 19-20% इसी तरह से रहता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जब आए और एक ओबीसी नेता के हाथ में बीजेपी का नेतृत्व गया, तो जिस तरह से जो कंसोलिडेशन हुआ वोटों का और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के नाम पर तमाम जो जातियां, जो हिंदू वोट जातियों में बिखरा हुआ था, उसको जिस तरह से एकजुट किया, उसके कारण यह हुआ कि बीजेपी 14 और 19 में एक बड़ी जीत के साथ सत्ता में आ पाई और अकेले अपने दम पर बीजेपी को बहुमत मिला। अब यही बात जो है देश के जो तमाम जातिवादी नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन तमाम नेताओं को ये चीज बहुत खटक रही है। और कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी की राजनीति का तोड़ तलाश रही थी। तो इनको ये लगा, इन सबको लगा कि नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो नरेंद्र मोदी के वोट को आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक कैसे करें? नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी नेता हैं, तो ओबीसी वोट जो है वो उनके पास है, हिंदुत्व का वोट जो है बीजेपी के पास है। बीजेपी और भी जो अदर बैकवर्ड हैं, बाकी तमाम वोट है, एससी एसटी के वोट लेकर के बीजेपी अपना वोट प्रतिशत जो है वो 35-40 और इससे भी ज्यादा बढ़ा लेती है। अब इसको कैसे तोड़ा जाए? तो उसकी काट निकालने के लिए विपक्ष ने
चाल चली हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए, और इसी के लिए जो है ये जनगणना की बात हुई। अब इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो विपक्ष है, नरेंद्र मोदी के जितने विरोधी नेता हैं, उन सब ने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, हिंदू वोटों को बांटने के लिए ये जातीय जनगणना का कार्ड खेला है। आप याद कीजिए, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस के तमाम नेता हैं जिन्होंने आज से कुछ साल पहले चुनावों में ये कांग्रेस की तरफ से नारा लगाया था कि जात पर ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। जी हाँ, ये नारा था कांग्रेस का, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। यानी कांग्रेस ये कहती थी कि जात और पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज वही कांग्रेस जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाहती है, विभक्त करना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला इसी जातीय जनगणना में छुपा हुआ है। अब इस जातीय जनगणना का क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात समझ लीजिए, ये भारत में जो जातीय जनगणना का ये जो कीड़ा, ये जो मैं इसको कीड़ा ही कह रहा हूं, ये जो कीड़ा आया ये बहुत पुराना है, और ये कहां से आया इसको भी समझ लीजिए। जातीय जनगणना का जो कीड़ा है और जो ये बीज है, ये जो बांटने की जो राजनीति का बीज है, दरअसल ये अंग्रेज लाए थे 1931 में। 1931 में अंग्रेजों ने पहली बार भारत में जातीय जनगणना कराई थी। अंग्रेज लाए, उसके पीछे उनका एक बहुत मकसद खास था, और मकसद उनका सीधा सा ये था, वो चाहते थे कि भारत जातियों के आधार पर बटे। अंग्रेजों की तो पूरी पॉलिसी ये थी कि बांटो और राज करो। वो चाहते थे कि भारत कमजोर रहे, भारत बटा रहे, भारत में लोग आपस में लड़ते रहे। इसलिए जाति के आधार पर 1931 में अंग्रेजों ने पहला जो है जातीय जनगणना करवाई। उसके बाद अगला वाला जो जातीय जनगणना जो 10-12 साल बाद होनी थी, वो अंग्रेजी हुकूमत नहीं करा पाई, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद जो है संविधान सभा में जब चर्चा हुई, बहस हुई, तो संविधान सभा में यह मुद्दा उठा कि भारत की जनगणना कैसे होगी। इसको लेकर खूब डिबेट हुई। लेकिन सरदार पटेल ने, उस वक्त जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने साफ तौर पर यह माना कि अगर जाति के आधार पर जनगणना कराई गई तो उससे देश में जो है विभाजन बढ़ेगा, लोग आपस में बटेंगे और जातियों के आधार पर जो है वो विभाजन पैदा होगा। तो सरदार पटेल ने बाकायदा संविधान सभा में जातीय जनगणना का विरोध किया, और सरदार पटेल ने जब विरोध किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और साथ साथ उस वक्त जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस बात को माना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जातीय आधार पर जनगणना नहीं होनी चाहिए। 1951 में उसके बाद जब पहली बार जनगणना भारत की होने जा रही थी, उस वक्त भी ये सवाल उठा था, लेकिन उस वक्त भी ये साफ इनकार कर दिया गया कि नहीं, जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी। महात्मा गांधी के सामने भी ये मुद्दा आया था। महात्मा गांधी ने भी, जब अंग्रेज जो है जाति के आधार पर, जातीय जनगणना के आधार पर अंग्रेज भारत में जो गुलाम भारत था उसमें जो चुनाव कराना चाहते थे, तो महात्मा गांधी ने अनशन की धमकी दी थी और अनशन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था अगर ऐसे भारत को कमजोर करने की कोशिश की गई तो मैं अनशन कर दूंगा, और अनशन पर महात्मा गांधी बैठ गए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो लोग आज खुद को गांधीवादी नेता कहते हैं, खुद को गांधी जी का अपने आप को फॉलोअर बताते हैं, उन्हीं नेताओं ने आज गांधी जी की जयंती के अवसर पर वो जातीय जनगणना का कार्ड खेला जिसका विरोध महात्मा गांधी करते थे, जिसका विरोध सरदार पटेल करते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करते थे, और खुद जवाहरलाल नेहरू करते थे। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाति के आधार पर जनगणना का विरोध करते थे। मैं आपको यह भी बता दूं, आपको शायद ये बात अच्छी तरह से मालूम होगी कि 2011 में जो आखिरी जो सेंसस हुआ था, कांग्रेस के रिजीम था, उस वक्त यूपीए सरकार थी। जब यूपीए सरकार ने 2011 में जब जनगणना कराई तो उसमें भी जाति के आधार पर आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन उसमें दो गड़बड़ियां हुई। एक ये कि जाति के आधार पर आंकड़े जुटा लिए गए थे। कांग्रेस चाहती तो उन आंकड़ों को वो जारी कर सकती थी, यूपीए सरकार चाहती तो जाति के आधार पर जो जनगणना उसके आंकड़े निकाल सकती थी, पब्लिक कर सकती, सार्वजनिक कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस के अंदर ही इस बात का विरोध हुआ कि जाति के आधार पर जो जनगणना के आंकड़े नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने वो आंकड़े नहीं जारी किए। दूसरी बात क्या थी ये आंकड़े जारी ना होने की? इसके ऊपर करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन ये आंकड़े इतने फर्जी थे,
इन आंकड़ों के आधार पर यह माना गया कि जो आंकड़े सामने आ रहे थे उनमें इतना विरोधाभास था कि वो आंकड़े देखकर सबको लगा कि ये बड़े अविश्वसनीय से आंकड़े हैं और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब जहां तक गड़बड़ की बात है, नीतीश कुमार ने भी जो आंकड़े, उनकी सरकार ने भी जो सर्वे के बाद आंकड़े रखे हैं, उन आंकड़ों में भी बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि ये आंकड़े जो है वो सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के सहयोगी रहे, उनके साथ काफी समय तक उनके मंत्रिमंडल में रहे, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में मैं ऐसे लाखों, हजारों लाखों लोगों को जानता हूं जो ये खुलेआम कह रहे हैं कि उनसे किसी ने सर्वे के दौरान पूछताछ नहीं की, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई वो किस जाति के क्या है, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरे बिहार में कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर जो है वो सर्वे करा लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम कह रहे हैं। दूसरा फैक्टर क्या है, इसमें जो आंकड़े सामने आए उसमें मोटे तौर पर तो आंकड़े वैसे ही हैं जैसे कि माना जा रहा था कि भाई इतने फीसदी है, इतने फीसदी है, जो एक मोटा अनुमान था, उसी तरह के अनुमान है। लेकिन कुछ जो इसके अंदर आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं और वो ये भी संकेत कर रहे हैं कि क्या ये जो सर्वे हुआ ये ठीक ठाक हुआ, इसमें सब कुछ सही है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब इसमें भूमिहार, बिहार में भूमिहार जो है वो ऐसा माना जा रहा था कि करीब करीब जो 1931 का सर्वे था और उसके बाद जिस तरह से देश की पॉपुलेशन बढ़ी है उसके आधार पर यह माना जा रहा था कि भूमिहार जो है उनकी 4% आबादी होगी। अब भूमिहार की आबादी जो है वो इस नीतीश कुमार के सर्वे में 2.86% निकली है। तो सवाल यह कि इतने भूमिहार कहां चले गए। राजपूत की आबादी यह माना जा रहा था 5% होगी बिहार में, अब राजपूत की आबादी जो है 3.45% आई है। अब यह भी पूछा जा रहा है इतने राजपूत कहां गायब हो गए। ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 5% मानी जा रही थी, अब ब्राह्मण भी 3.65% निकले। फिर सवाल यह कि इतने ब्राह्मण कहां गए। फिर कायस्थों में सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा है, यह माना जा रहा था कायस्थों की आबादी लगभग 1% होनी चाहिए। अब कायस्थों की आबादी इससे आधी आई है, लगभग 0.6% ये कायस्थों की आबादी आई है। तो इसको लेकर भी लोग तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। अब इसमें देखें तो जो अत्यंत पिछड़े हैं उनका फीसदी 36% है, जो माना जा रहा है कि वो ठीक है। पिछड़ों की आबादी 27% और 27% माना गया। तो अत्यंत पिछड़े और साथ साथ अगर यादवों की देख ले, यादव जो 14% हैं, और तो इन सबको और अनुसूचित जाति को मिला ले तो इन सबका फीसदी करीब करीब 65% इनका हो जाता है। और इनको इसमें अगर अनुसूचित जाति भी जोड़ लें तो 85% इनका पूरा का पूरा आंकड़ा हो जाता है। तो दरअसल ये जो पूरी राजनीति है ये 85% बनाम 15% करने की तैयारी है। यानी कि कोशिश यह है कि 81% से 85% की राजनीति एक तरफ है, जिनको कहा जाए पिछड़े हैं, दलित हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, इन सबको एकजुट करके जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को मार्जिनलाइज करके 15% पे दिखा दें कि आप तो 15% वाले हो, हम जो है 81 से 85% वाले हैं और इसीलिए राज तो हमारा ही चलेगा। और यही जो चीज है लोगों के दिमाग में डाल दी जाए। पूरी राजनीति इसी तरह से चल रही है और इसी के पैटर्न पर पूरे देश में राजनीति होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वास्तव में ये आंकड़े, जैसे मैंने बताया, इन आंकड़ों में कई सारे फ्लॉज दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ये आंकड़े सही हैं तो फिर कई और दिलचस्प सवाल उठते हैं। फिर सवाल ये उठते हैं कि नीतीश बाबू जो हैं उनकी जो कुर्मी जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी 2.5% से भी कम है। तो सवाल यह है कि बिहार जैसे प्रदेश का नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होने का क्या हक है। उनकी आबादी तो 2.5% है। आप तो कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर सवाल है उस भागीदारी के आधार पर नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते। तो अब क्या किया जाएगा? नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और जो व्यक्ति बाकायदा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता अपनी आबादी के हिसाब से, अपनी जनसंख्या के हिसाब से, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे होगा? ये सवाल उठ रहा है। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर यादव 14% हैं तो बिहार की कैबिनेट में, बिहार के मंत्रिमंडल में यादवों का हिस्सा करीब 29 से 30% है। तो 14% को आपने 30% की हिस्सेदारी कैसे दे दी? तो फिर इसका मतलब है कि उनका दावा भी कमजोर होता है। और इस हिसाब से तो फिर यह माना जाना चाहिए लालू और तेजस्वी यादव भी जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं बनते। तो मुख्यमंत्री पद का दावा जो है वो अति पिछड़ा ही हो सकता है और अति पिछड़ा अनुसूचित जाति में से हो सकता है। तो लाइए फिर जितेंद्र राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, इस तरह से करिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब सवाल उठेंगे। लेकिन ये सब सवाल जो है इन सब पर हम बाद में भी आए, इन सब पर अभी क्या राजनीति होगी देखना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति अभी बहुत तेजी से चलेगी।
लेकिन बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, बड़ी बात यह है कि मोटे तौर पर 2024 के लिए एक जमीन तैयार हो रही है कि 2024 में वोटों के जो हिंदुओं को बांट दिया जाए और इसके आधार पर अपनी राजनीति को विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है। अब एक सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि भाई, आप ये जो जातीय जनगणना के आंकड़े निकाल रहे हैं, इसके बाद आप ये जो पिछड़े लोग हैं, क्योंकि इसमें अभी तक जो है, जो हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके पास ये आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक जो इकोनॉमिकल आधार पर, यानी कि किसकी कितनी संपन्नता के आधार पर कौन कैसा गरीब है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, वो आंकड़े सामने नहीं है। तो ये हो सकता है कि कोई बहुत अति पिछड़ा हो लेकिन उसके पास पैसा बहुत हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसे वाला हो लेकिन सामाजिक रूप से अति पिछड़ा हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या उसकी हिस्सेदारी कितनी कहां बनती है, क्या आप उसको कितनी हिस्सेदारी देना चाहते हैं। तमाम सवाल अभी हमारे सामने आएंगे, इनका जवाब तलाशना होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आपने अगर इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि पिछड़ा जो वोट है, पिछड़े जो जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो इतने फीसदी हैं, 65% हैं। तो सवाल यह है कि अगर ये अब भी पिछड़े हैं, इनकी स्थिति अब भी बहुत दयनीय है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर बिहार की बात करें, बिहार में तो 33 साल से पहले लालू यादव और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तो दोनों ही जो हैं वो पिछड़े वर्ग से के नेता हैं। तो सवाल यह है कि 33 साल से पिछड़े वर्ग के नेता बिहार पर शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो बिहार में ये फिर उसके बावजूद पिछड़ों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। तो सवाल यह नहीं है कि कौन कितना पिछड़ा है और किसकी जाति क्या है। सवाल यह है कि बिहार में जो जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लालू और नीतीश थे, उनके राज में बिहार का क्या हाल हुआ। उन्होंने अपने जाति के या उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ उत्थान के लिए कुछ किया, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। उन्होंने बिहार के उत्थान के लिए भी कुछ नहीं किया। 2001 से लेकर 2011 तक बिहार से 90 लाख लोगों ने पलायन किया, क्योंकि बिहार में अवसर नहीं थे, ग्रोथ के, नौकरियों के अवसर नहीं थे। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। यह माना जाता है कि बिहार में लगभग 75% लोग जो हैं बेरोजगार हैं। यह माना जाता है कि 40 लाख बिहार में पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। ये स्थिति है बिहार की। पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में एक है। देश में सबसे दयनीय हालत अगर किसी राज्य की है और किसी राज्य के निवासियों की है तो वो बिहार है। तो सवाल ये उठता है कि आप ये जाति के आधार पर जो आंकड़े ले आए, क्या इससे बिहार के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी? क्या बिहार में उद्योग धंधे लगने लगेंगे? क्या बिहार में क्राइम कम हो जाएगा? क्या बिहार की स्थिति बदल जाएगी? क्या बिहार में ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति हटकर बिहार में सुशासन और गुड गवर्नेंस की राजनीति होने लगेगी? ये तमाम सवाल हमारे सामने हैं। क्या ये तो आप ये आंकड़े निकाल करके बिहार का क्या भला कर रहे हो या देश का क्या भला कर रहे हो, ये देखना अभी बाकी है। आपने आंकड़े निकाल लिए, सही गलत, लेकिन अब इससे होगा क्या, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा देश को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये कोरी राजनीति, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं फिर अगर यही सवाल राहुल गांधी से भी पूछा जाए, राहुल गांधी भी कहते हैं कि भाई वो भी आज यही बात कर रहे हैं कि जो मैं हक दिलाना चाहता हूं, वो कहते हैं कि मैं भारत का जो है एक्सरे करना है, ईसीजी करना है, पता चले भारत में कौन कितनी स्थिति में है। अरे भाई, अगर भारत में अगर आज भी ये मान लेते हैं और ये है कि जो अनुसूचित जाति हैं, जो ओबीसी हैं और जो ऐसे लोग हैं, वो तमाम उनकी स्थिति अच्छी नहीं है भारत में, लेकिन फिर सवाल ये उठता है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है राहुल जी? क्या कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार नहीं? आजादी के बाद आपने एक संविधान बनाया, संविधान में सबको बराबरी का हक देने का आपने वादा किया। सामाजिक रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो पिछड़े थे, आपने उनको आरक्षण भी दे दिया। इन सब चीजों की व्यवस्था आपने संविधान में की ना। लेकिन उसके बाद 60 साल के राज में क्या हुआ? 60 साल के राज में क्यों नहीं आपने दलितों का, पिछड़ों के भले के बारे में सोचा? क्यों गांधी परिवार का ही भला होता रहा? गांधी परिवार के साथ जो कुछ परिवार जुड़े थे उनका भला होता रहा। क्यों नहीं कांग्रेस ने आखिरकार इस देश के किसी दलित को, किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया? क्यों कांग्रेस के लोग ही प्रधानमंत्री बनते रहे? कांग्रेस के जो गांधी परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री और अहम पदों पर बैठे रहे? ये तमाम सवाल है जो कांग्रेस से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आज जो स्थिति है देश में, अगर लोग पिछड़े और ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति की बुरी स्थिति है, संविधान के लागू होने के बावजूद, सबको बराबरी का हक देने के बावजूद और आरक्षण देने के बावजूद अगर सबकी बुरी स्थिति है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
तो ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। अब अंत में मैं एक ही बात कह रहा हूं, ये जो देश जिस तरह से जिस दिशा में जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि देश एक बार फिर से मंडल और कमंडल की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। ये मंडल कमंडल की राजनीति क्या है? ये आपको शायद याद होगा 1989 में बीपी सिंह जो राजीव गांधी पर बोफोर्स में दलाली का आरोप लगाकर सत्ता में आए थे, उन वीपी सिंह ने अपनी अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए मंडल कमीशन जो है उसकी सिफारिशें लागू कर दी। अब ये मंडल कमीशन से देश में जो ओबीसी हैं वो स्ट्रांग हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। देश में ओबीसी नेता मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही वो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शत्रप बने, चाहे वो लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव। ऐसे नेता ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही इनको तमाम फायदा मिला और ये मजबूत हुए। लेकिन अब ये मंडल कमीशन भी जो है वो 1990 में लागू होता है, लेकिन मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, इसकी रिपोर्ट थी, वो 1980 में 10 साल पहले आ गई थी कांग्रेस के रिजीम में। तो सवाल है कि कांग्रेस ने उस समय क्यों नहीं सोचा कि ओबीसी का भला करना है? उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू होगी? कांग्रेस उसको दबा के बैठ गई। जिस तरह से 2011 में जातीय जनगणना की रिपोर्ट दबाकर कांग्रेस बैठ गई, उसी तरह से कांग्रेस 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी दबा के बैठ गई। लेकिन वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू करी, और जब लागू की तो उसके बाद देश में उस समय बड़ा जहरीला माहौल बन गया था, क्योंकि देश में जो है अचानक से जो है दंगे होने लगे। बहुत सारे युवाओं ने खुद को जलाकर मारने की कोशिश की। राकेश गोस्वामी, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राकेश गोस्वामी ने खुद को मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा ली थी। तो इस तरह से जो है काफी एक स्थिति जो है देश में ऐसा लग रहा था कि जाति के आधार पर लोग बंटने लगेंगे। ये मंडल की राजनीति थी। हालांकि उससे फायदा जरूर ये हुआ कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने लगा नौकरियों में। लेकिन जब ये इस तरह से हुआ कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद देश में इस तरह की हालत बनी, तो बीजेपी ने उस वक्त जो है, लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने उस वक्त अयोध्या मूवमेंट शुरू हुआ, राम रथ यात्रा उन्होंने निकालने का ऐलान किया। और बीजेपी को ऐसा लगता था, लालकृष्ण आडवाणी को ऐसा लगता था कि हम जो राम रथ यात्रा निकाल रहे हैं, इससे जो हिंदू जो जाति में बट रहा है उनको यूनाइट करने में उनको मदद मिलेगी। और बीजेपी ने ऐसा किया भी, क्योंकि इस चुनाव के बाद जो राम रथ यात्रा निकली उसके बाद बीजेपी का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा, सीटें बढ़ी, उससे बीजेपी कुछ हद तक हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने में कामयाब रही थी। तो राम रथ यात्रा निकालकर मंडल के नाम पर जब लोग बटे, हिंदू बटे, तो बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए राम रथ यात्रा निकाली। इस तरह से मंडल और कमंडल की राजनीति उस वक्त कहा जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर क्या देश मंडल कमंडल की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। इसको आप देखिए ये कैसे हो रहा है। 2024 का चुनाव सामने है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस तमाम विपक्षी नेता जो हैं, जातीय जो जनगणना है उसका कार्ड निकालकर अब वो हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले चुनाव से पहले जनवरी में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राम मंदिर के नाम पर और राम के नाम पर जो हिंदू हैं, जो जातियों में बट रहे हैं, उनको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाए और हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए, हिंदुओं को तोड़ा नहीं जाए। हिंदू जाति के नाम पर ना बटे, बल्कि राम के नाम पर तमाम जो पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, वो सब लोग जो हैं और अगड़े तमाम जातियां जो हैं, भगवान श्री राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, उनकी जन्मस्थली के नाम पर सब जातियां एकजुट हो जाए। बीजेपी ये कोशिश कर रही है। तो एक तरफ विपक्ष जो है जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी राम के नाम पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा लग रहा है एक बार फिर से देश जो है 1990 के उस दौर में की तरफ बढ़ रहा है जहां मंडल और कमंडल की राजनीति हुई थी। अब इसका नतीजा क्या होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि मंडल और कमंडल की राजनीति जो हुई थी वो एक बार फिर से उस तरफ देश बढ़ रहा ऐसा दिख रहा है। बांटो और राज करो एक तरफ है इंडिया अलायंस, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की कोशिश होगी कि हिंदुओं को एकजुट हो जाए। एक चीज और मैं आपको चलते चलते याद दिला दूं, ये जो आपने पिछले दिनों तमाम बयान सुने थे ना, ये जातीय जो जनगणना ही तो अब आप सुन रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने जो सुना था, कई नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी के नेताओं ने रामचरितमानस को जब गाली देनी शुरू करी कि रामचरितमानस ऐसा है,
और हिंदुओं को गाली देनी शुरू करी, राम को, भगवान राम के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने, उधर से स्टालिन आ गए सनातन को गाली देने। ये सारे जो नेता जो कर रहे थे, इसके पीछे भी दरअसल एक ही सोच थी कि हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटना है, दलित पिछड़े जो वोट हैं उनको बाकी जो है हिंदू जातियां उनसे अलग करना है। इसी में इनका जीत का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए अब जातीय जनगणना की जो है बात हो रही है। राहुल गांधी से लेकर नीतीश, तेजस्वी, सबका फॉर्मूला एक ही है कि बांटो और राज करो। जो अंग्रेजों ने कोशिश की, बांटो और राज करो, और नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण कराकर 2024 की शुरुआत इस तरह से करें कि हिंदू बटे नहीं बल्कि हिंदू एकजुट हो। क्योंकि अंत में एक बात और याद रखिए, जब जब हिंदू बटा है तब तब भारत कमजोर हुआ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।